नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया अतहर भाई। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 13 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक सहित 35 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। कल हुए मैच में गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 23 रन से हराकर त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश किया। और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। सबसे पहले बात खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा दिन है। जैसे जैसे खेलों का सफर आगे बढ़ रहा है, रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आज तीरंदाजी में अलग अलग कैटेगरी में टक्कर देखने को मिली। वहीं पिछले कई दिनों से पीछे रहने वाली टीमों ने भी पदक हासिल किए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने 14 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। महाराष्ट्र ने अब तक 13 रजत और 12 कांस्य पदक जीते हैं। 9 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक 8 स्वर्ण, 12 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज का दिन कैसा रहा, आइए सुनते हैं हमारे पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। आज सबसे अधिक तीरंदाजी में पदकों का फैसला हुआ। भागलपुर में खेले गए मुकाबलों में महाराष्ट्र ने अच्छा प्रदर्शन किया। लड़कों के रिकर्व सिंगल में मेघालय के देवराज महापात्रा ने 70 मीटर में कांस्य जीता। कांस्य के लिए लड़कियों के वर्ग में तमन्ना हमनाम की 2 लड़कियों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें झारखंड की तमन्ना वर्मा को जीत मिली। कंपाउंड कर्व वो में राजस्थान के देवांश सिंह को कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा। कंपाउंड में व्यक्तिगत में महाराष्ट्र के वेदांत नितिन ने 50 मीटर में स्वर्ण जीता। उन्होंने हरियाणा के रोहित कन्यन को हराया। पंजाब के अमितोष सिंह तीसरे स्थान पर रहे। तीरंदाजी के रिकर्व सिंगल में 70 मीटर में महाराष्ट्र के उज्जवल भारत ओलेकर को स्वर्ण, जबकि तमिलनाडु के एस सर्वेश को सिल्वर मिला। 50 मीटर के कंपाउंड आर्चरी में मानव गणेश जाधव ने महाराष्ट्र को सोना दिलाया, जबकि झारखंड के देवांशु सिंह ने इसी स्पर्धा में रजत पदक जीता। तीरंदाजी की रिकर्व 70 मीटर में महाराष्ट्र की सरवरी सेंडे ने स्वर्ण, जबकि उन्हीं के राज्य की वैष्णवी पवार ने रजत पदक जीता। इधर नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुए मुकाबलों में मिले जुले परिणाम रहे। 10 मीटर पिस्टल मुकाबले में उत्तर प्रदेश की उर्वा चौधरी ने 237.73 अंकों के साथ सोना का तमगा हासिल किया। राजस्थान की विधि शर्मा दूसरे स्थान पर रही। वहीं हरियाणा की कनक को कांस्य से संतोष करना पड़ा। बिहार के लिए सुहानी कुमारी वेलोड्रम पर फिर से लकी साबित हुई। उन्होंने आज नई दिल्ली में साइकिलिंग की इंडिविजुअल परस्यूट में कांस्य जीतकर बिहार के लिए एक बार फिर सफलता दिलाई। पटना में खेले गए वॉलीबॉल के पूल बी के बालक वर्ग के मुकाबले में पश्चिम बंगाल को 2 मैच गंवाने पड़े। हालांकि राजस्थान को हराकर टीम ने पदक तालिका में अंक बढ़ाने का काम भी किया। पूल बी में पंजाब को 2 मैच में जीत मिली, लेकिन मणिपुर ने उसे शिकस्त दी। वॉलीबॉल में ही जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आज मिला जुला दिन रहा। गतका में बिहार के आकाश कुमार शर्मा ने झारखंड के जसमीत कुमार को हराया। वहीं आज सुबह बरौनी और तेघड़ा के स्टेडियम में खेले गए मैचों में उतार चढ़ाव भरे मुकाबले देखने को मिले। आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बीच खेले गए मुकाबले में आंध्र प्रदेश ने मजबूत मानी जा रही दिल्ली को 3-1 से पराजित किया। वहीं यमुना भगत स्टेडियम में खेले गए एक अन्य मुकाबले में हरियाणा ने कई टीमों को धूल चटाने वाली मणिपुर की टीम को कड़ी टक्कर में 2-1 से पराजित किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मलय, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में यदि अभी तक की पदक तालिका पर हम नजर डालें तो महाराष्ट्र का दबदबा बना हुआ है। क्या आने वाले समय में पदक तालिका के क्रम में कोई फेरबदल होने की संभावना आपको नजर आती है, और किस राज्य से चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं? देखिए, फेरबदल और उलटफेर तो खेल का हिस्सा है, लेकिन अगर आप पिछले साल और पिछले साल से पहले मतलब 2023 और 24 के आंकड़ों पर और पदक तालिका पर अगर आप नजर डालते हैं तो आपको पता लगेगा कि महाराष्ट्र का दबदबा लगातार कायम रहा है। क्योंकि 2024 में जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे तो उसमें महाराष्ट्र ने 70
57 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया था। और उसके बाद राज्य जो था जिसका नंबर था वो था तमिलनाडु। उनके पास 38 स्वर्ण, 21 रजत और 39 कांस्य पदक थे। अभी तक जिस तरह से खेलो इंडिया में, अभी तो 3 ही 4 दिन हुए हैं, लंबा सफर तय करना है राज्यों को, और जिस तरह से अभी तक का खेल हुआ है उसे देखकर ऐसा लगता है कि दक्षिण में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो इस बार अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए काफी मेहनत करेगा, और उसके साथ साथ तमिलनाडु से भी अच्छी उम्मीद की जा सकती है। अच्छा मले, एक बड़ा अहम सवाल ये है कि भारत की खेल संस्कृति के विकास में खेलो इंडिया कितना असरदार रहा है। इसके लिए बहुत दूर और बहुत पीछे और इतिहास में जाने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के नतीजों पर अगर आप नजर डाल लें तो आपको पता लग जाएगा कि जितनी भी विधाएं हैं खेल की जिनमें भारत के खिलाड़ी भाग लेने गए थे, उनके प्रदर्शन को देखकर लगेगा कि जब 6 पदक, 8 हमारे एथलीट ऐसे जो चौथे स्थान पर रहे, 6 पदक जीतने वाले, और जो 4 जो चौथे स्थान पर रहे, उनके तो बस समझिए कि हाथ में आकर पदक फिसल गया। और ये जितने थे सब खेलो इंडिया से गए थे। बड़े बड़े नाम, मनु भाकर जैसे नाम खेलो इंडिया से। तो ये खेलो इंडिया एक तरह से वो पालना है जिसमें पूत के पांव दिखाई देने लगते हैं। ठीक कहा मलय आपने। सरकार और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी भारत में खेलों के विकास को लेकर व्यक्तिगत दिलचस्पी रखते हैं। हम देखते हैं कि समय समय पर उनका जो उत्साहवर्धन हमारे खिलाड़ियों का वो करते हैं, और जिसके परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया मनु भाकर के रूप में। और हमारे खिलाड़ी, उनका उद्देश्य यही है कि हमारे खिलाड़ी खेलें, आगे बढ़ें और जीत हासिल करें। एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, खेलो इंडिया में प्रतिभाओं का जो चयन है, उन प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने में आप खेलो इंडिया की भूमिका को मलय किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खेलोगे तब ना जब खेलने की सुविधाएं होंगी, और खेलने की सुविधाएं जो इस सरकार ने प्रदान कराई हैं उनका सीधा असर, उनका परिणाम आपको देखने को मिलता है। 1059 खेलो इंडिया सेंटर्स हैं जो 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं, 747 जिले को कवर करते हैं। तो इस तरह से जब इतने सेंटर्स होंगे और जहां पे एक होलिस्टिक अप्रोच, कुल मिलाकर खिलाड़ी को खाना अच्छा मिले, कैसे ट्रेनिंग दी जाए, कैसे डोपिंग के नियमों से उसको अवगत कराया जाए, इन सब बातों को देखते हुए उसके मद्देनजर जब उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो पदक मंच दूर भी हो तो पास दिखाई देने सही कहा। हमारी सरकार लगातार सुविधाएं प्रदान कर रही है, उसके परिणाम हम देख रहे हैं कि जो खेलों के मंच हैं उन पर हमारे खिलाड़ी चमक रहे हैं। और बात आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता की ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 109 रन बना लिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मले, आज के मैच पर आपकी टिप्पणी? देखिए, अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए की ओर नजर डालें तो उनके लिए ये करो या मरो वाला मुकाबला है, क्योंकि 11 मुकाबलों में अब तक 5 जीत और 5 हार रही है, जबकि एक मैच रद्द हुआ है। टीम के खाते में 11 अंक हैं और उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है, तो बाकी बचे तीनों मैचों में जीत दर्ज करनी होगी और साथ ही अन्य टीमों के प्रदर्शन पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, कल के मैच की बात करेंगे। आईपीएल में कल मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला गया, जिसमें गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। इस वर्षा बाधित मैच की विस्तृत जानकारी लेते हैं अपनी सहयोगी फरहत नाज से। कल रात खेले गए मैच में जीत के लिए 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस को पहला झटका साई सुदर्शन के रूप में दूसरे ओवर में लगा। वहीं दूसरे विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर के बीच 72 रनों की साझेदारी हुई। चौथे नंबर पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रदरफोर्ड ने 15 गेंदों पर तेजी से 28 रन बनाए। गुजरात को अंत के 2 ओवर में जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी और उसके पास 4 विकेट थे, किंतु वर्षा के कारण दूसरे इनिंग में मैच को 19 ओवर कर दिया गया। इस प्रकार
प्रकार इस मैच का नतीजा आखिरी गेंद पर निकला। इस पर जीत के लिए मात्र 1 रन की जरूरत थी और गुजरात ने 1 रन बना जीत दर्ज की। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत खास नहीं रही। मुंबई इंडियंस निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ गुजरात 16 अंकों के साथ अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई है, जबकि मुंबई चौथे स्थान पर है। फरहत नाज, स्पोर्ट्स कैंप। मलक, कल के मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? कल का मैच वर्षा बाधित रहा, साथ ही रोमांचक रहा, लेकिन भाग्य ने गुजरात का साथ दिया और उसको अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया। बिल्कुल, लेकिन अगर आप मुंबई इंडियंस की पारी की बात करें तो शुरुआत बेहद खराब रही। हालांकि वो एक समय पर 2 विकेट पर 97 रन पर, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो टीम खेल रही थी। इसका फायदा वो नहीं उठा सकी। उसके बाद उसने 26 रन के अंतराल में 5 विकेट गंवा दिए और अंत में वह 8 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। विल जैक्स ने 35 गेंद पर 53, सूर्या ने 24 गेंद पर 35 रन बनाए। लगता है कि डकवर्थ लुइस की जो एक विभीषिका है क्रिकेट खिलाड़ियों के मन में, ये जो डर समा जाता है कि अब क्या होगा, वो इतना हावी हो गया कि अंतिम गेंद पर मैच उनके हाथों से निकल गया। बिल्कुल, और गुजरात को अंक तालिका में उसने और शुभमन गिल की तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से उन्होंने पारी को संभाला और उसके बाद जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं। अच्छा, आईपीएल में शीर्ष 4 स्थानों के लिए आप किन टीमों के बीच अब संघर्ष देख रहे हैं? देखिए, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से गुजरात की टीम खेल रही है और अभी पंजाब के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अगर वो चाहे तो आप वहां आ सकते हैं। मुंबई के लिए उनको अपना खेल अच्छा बेहतर बनाकर रखना होगा ताकि वो टॉप के 4 टीमों में आ सकें। अभी भी आईपीएल खुला हुआ है, कौन टीम ऊपर पहुंचेगी कहना बहुत मुश्किल है। और क्रिकेट के किसी विश्लेषक को अगर आपको गलत साबित करना हो तो उसे भविष्यवाणी करने को कह दीजिए। क्या बात है। अब महिला क्रिकेट की बात करेंगे। अब भारत ने आज कोलंबो में दक्षिण अफ्रीका को 23 रन से हराकर महिला त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जेमिमा रॉड्रिक्स ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 101 गेंदों पर 15 चौकों और 1 छक्के की मदद से 123 रन की शानदार पारी खेली। ये उनका दूसरा एक दिवसीय शतक है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 51 रन और दीप्ति शर्मा ने 93 रन बनाए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 337 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 314 रन ही बना सकी। मतलब भारत ने आज बेहद शानदार जीत दर्ज करते हुए त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब आगे के सफर को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अगला मैच तो डेड रबर है उसमें, क्योंकि ये तय हो गया है कि अब भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। लेकिन जिस तरह से भारत ने 337 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, अभी तक जितने भी ओडीआईज हुए हैं उसमें 5वां सबसे सर्वाधिक स्कोर ये रहा है और भारत का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर रहा है। लेकिन जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी हुई देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतनी बढ़िया टीम और कुछ खास कर नहीं पाई। तो रॉड्रिक्स की तारीफ करनी होगी, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा की भी तारीफ करनी होगी जिन्होंने भारत को जीत दिलाई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट के वरिष्ठ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आज तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने 67 टेस्ट में 12 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से 40.57 की औसत से 4,301 रन बनाए। बहुत संक्षिप्त में मलय, रोहित के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा भारतीय क्रिकेट पर क्या और कितना असर डाली? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ये रोहित शर्मा वही खिलाड़ी है जो अकेले मैच का रुख बदल सकता है। ये वो खिलाड़ी है जिसने अच्छे अच्छे गेंदबाजों के गेंदों की बखिया उधेड़ दी। और दुर्भाग्य ये है कि जैसे ही खबर आने लगी कि अगली बार उनको इसमें नहीं रखा जाएगा, मैच में अगर खेले भी तो कप्तान नहीं रह पाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ जब श्रृंखला शुरू होगी, उसके बाद मेरे ख्याल से रोहित को ऐसा लगा होगा कि हमें संन्यास ले ही लेना चाहिए। और अब चलते चलते भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने आज ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शानदार तरीके से शुरू करते हुए सीधे गेम में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में जगह बनाई। और इसके अलावा अब उनका सामना भारतीय आयुष शेट्टी से होगा। और श्रोताओ, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मलय, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ आपने बहुत विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का भी। और श्रोताओ, इसी के साथ स्पोर्ट्स गन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।